हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में सिक्योरिटी एनालिसिस की बात करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। किसी भी देखो, कहीं पे आपका सब्जेक्ट का नाम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, कहीं पे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिखा हुआ है। मतलब एक ही है, ठीक है। बीकॉम में आपका सब्जेक्ट है ये। तो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो हम अभी समझने वाले हैं वो इकोनॉमिक एनालिसिस आज समझेंगे। इकोनॉमिक एनालिसिस, इस वीडियो के आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन जाके उस नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस पहले है क्या। सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब क्या है कि सपोज करते हैं कि आपको कहीं पे पैसा लगाना है शेयर मार्केट में। सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब क्या होता है? सिक्योरिटीज, जहां पर आप पैसा लगाते हो। नॉर्मली हम शेयर की बात करेंगे ज्यादातर। तो इसमें किसी शेयर में पैसा लगाना है तो दो तरीके के एनालिसिस करने पड़ते हैं। एक होता है टेक्निकल, एक होता है फंडामेंटल। एक होता है टेक्निकल और एक होता है फंडामेंटल। तो टेक्निकल एनालिसिस उसे बोलते हैं जब आप कंपनी के बारे में कुछ स्टडी नहीं कर रहे, आप सिर्फ ग्राफ को देखते हुए कि यार ये शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये देखो यार, शेयर ना नीचे गया, चलो भाई यहाँ शेयर खरीद लेते हैं। फिर ऊपर गया, बेच दो। नीचे गया, खरीद लो। ऊपर गया, बेच दो। इसे क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। आप कुछ नहीं पता कंपनी कैसी है, कंपनी क्या है, कुछ नहीं पता आपको। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ ग्राफ चार्ट को देखते हुए ही ये डिसीजन ले रहे हो कि शेयर में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। फंडामेंटल क्या होता है कि पूरी स्टडी कर रहे हो, सिर्फ कंपनी की नहीं बल्कि पूरी स्टडी, कि भाई कंपनी, हमारे इकोनॉमी की हालत क्या है। क्योंकि हो सकता है कि शेयर, हमारे इकोनॉमी में कोरोना वायरस आ गया, अब आप ग्राफ को देख रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो ग्राफ को देखते हुए कि यार देखो ये ग्राफ ना ऊपर जाएगा। अबे कैसे जाएगा ऊपर भाई? कंपनी के बारे में देखा ही नहीं आपने। हो सकता है कंपनी खत्म हो गई हो और आपने ग्राफ को देखते हुए पैसा लगा दिया अपने पूरा 1 लाख रुपए, तो क्या होगा आपका हाल? तो इसलिए फंडामेंटल भी समझना जरूरी है कि नहीं है, कि कंपनी के बारे में स्टडी करो भैया। कंपनी क्या है? कंपनी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी 1-2 साल के बाद? ये कंपनी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है कंपनी में? इकोनॉमी की हालत क्या चल रही है? हो सकता है मंदी आने वाली हो अगली बार। तो क्या करोगे आप? इंडस्ट्री की हालत क्या है जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो? तो इसे बोलते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल यहाँ से आप डेफिनेशन मार्क कर सकते हो। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड द फैक्टर रिलेटेड टू कंपनी। इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री की हालत क्या है, कंपनी के फैक्टर क्या है, कंपनी के वो समझना। तो इसमें आप समझते हो कंपनी की अर्निंग क्या चल रही है। भैया हो सकता है कंपनी की अर्निंग बढ़ी ना रही हो। ग्रोथ रेट क्या है, रिस्क, कंपनी में ज्यादा तो नहीं हो सकता है कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा हो। शेयर का प्राइस, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रिस्क का। तो ये सारे फैक्टर को जब स्टडी करते हो तब आप एक डिसीजन लेते हो कि शेयर में पैसा लगाओ या ना लगाओ। तो तीन तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, कंपनी। ये तीनों एनालिसिस में जो आज हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ बात करेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर। समझेंगे बात को एक एक करके। तो पहले इकोनॉमिक एनालिसिस को सिर्फ बात करेंगे आज की वीडियो में। तो देखो, इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब होता है कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या चल रही है, द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी की अगर आपको कंडीशन समझनी है, इकोनॉमी को मेजरमेंट किसे करा जाता है? जीडीपी से। इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, अच्छी है बुरी है, तो जीडीपी से मेजर करते हैं। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि पूरे साल भर में कितनी सेल हुई, दैट इज जीडीपी। पूरे साल भर में मान लो कि सारे गुड्स और सर्विस मिला के 10 लाख की सेल हुई, उसे क्या बोलेंगे? जीडीपी। वैसे सेल नहीं भी हुई तब भी जीडीपी गिर जाता है, तो ये सही डेफिनेशन नहीं बोलेंगे। एक्चुअल में सही डेफिनेशन पता क्या होती है? प्रोडक्शन कितनी हुई। क्योंकि हो सकता है प्रोडक्शन करने के बाद उसको माल को नहीं भी बेचा ना, उसको भी जीडीपी में गिनते हैं। तो आप कहोगे सपोज करो 10 लाख की, 15 लाख की प्रोडक्शन हुई थी, तो 15 लाख की जीडीपी बोलूंगा, ना कि 10 लाख की सेल चाहे हुई हो। 5 लाख की तो आपकी, आपने बचा के रख दिया होगा, उसको भी जीडीपी में गिना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बोलेंगे टोटल टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो इससे मेजरमेंट करते हैं। अगर जीडीपी ज्यादा हो रही है तो हमारा इकोनॉमी बढ़ रही है।
तो इसलिए हमको समझ में आ जाएगा कि भाई कंपनी अब इकोनॉमी की फेवरेबल सब सेविंग है कि नहीं है, क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्राइसेस स्टेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में शेयर मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो, इंटरनेट नहीं हो सही से, प्रॉब्लम हो सकती है कुछ भी। तो अगर कंपनी ग्रो कर रही है, इफ कंपनी ग्रो रैपिडली, इंडस्ट्री कैन ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू शो रैपिडली ग्रो। मतलब कह रहा है कि अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, उसके साथ साथ और भी कंपनीज ग्रो करेगी पूरी इंडस्ट्री में। बट व्हेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज लो, जब कंपनी तो छोड़ो, पूरी इकोनॉमी में मंदी चल रही है, ठीक है, तो आपके ऑटोमेटिकली जो स्टॉक के प्राइसेस है, शेयर के प्राइसेस है, वो घट जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली शेयर के प्राइसेस घटने ही घटने हैं, क्योंकि पैसा नहीं है तो लोग पैसा लगाएंगे नहीं। और शेयर मार्केट सारा डिमांड और सप्लाई पे चलता है, आपको पता है ना भैया। अगर डिमांड नहीं है, यानी कि लोग खरीद नहीं रहे, तो प्राइसेस डाउन होने ही होने हैं, ये ध्यान रख लेना। अगर डिमांड नहीं है, लोग खरीदना नहीं चाहते, तो प्राइस डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर डिमांड बहुत ज्यादा है किसी चीज की, लोग खरीदना ही चाहते हैं, तो प्राइस बढ़ा एकदम बढ़ जाएगा उसका। तो सारा खेल डिमांड सप्लाई से, प्राइस घटता बढ़ता है डिमांड सप्लाई से। डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन तो क्या होगा, प्राइस एकदम से गिर जाएगा। सॉरी, डिमांड कम है, सप्लाई भी कम है उसकी, तो प्राइस गिर जाएगा। तो खेल सारा यही होता है कि अगर कोई लेने वाले नहीं है तो प्राइस घटेगा। तो वही चीज कह रहा है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो स्टॉक प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे, तो प्रॉफिट्स भी फर्म का बढ़ेगा अपने आप। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक। अब देखो एक एक फैक्टर समझेंगे। जीडीपी तो जैसे पहला फैक्टर है, आपको पता है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, लिखा हुआ ना, मैंने बताया था प्रोड्यूस लिखना है आपने। तो जीडीपी का मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा है सामान। तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब भैया ज्यादा हमारा सेल होगी, ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा पैसा आएगा लोगों के पास, तो ऑटोमेटिक इनकम ज्यादा होगी तो स्टॉक स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे। समझ आ रही बात। बिजनेस साइकिल क्या चल रही है, बिजनेस साइकिल का मतलब साइकिलिंग मूवमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि पूरी इकोनॉमी में क्या साइकिल चल रही है। मंदी है, अच्छी खासी चल रही है। देखो पहला है मंदी, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब हो गया कि डिमांड लेवल बहुत ही कम है। तो क्या होगा, जब डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी हाई हो जाएगा, है ना। तो इस चक्कर में क्या होगा कि हमारा लोग, कंपनी पैसा कम बांटेगी, डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब कंपनी पैसा कम बांटेगी। तो इस चक्कर में क्या होगा कि आपका प्राइसेस गिर जाएंगे स्टॉक के। रिकवरी, यानी कि अगर डिमांड कम थी, अब उसको रिकवरी हो रही है, तो रिकवरी हो रही है तो प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। बूम का मतलब एकदम तेजी, बूम का तेजी आ गई इकोनॉमी में, तो तेजी आ गई तो एकदम से डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे। रिसेशन का मतलब होता है मंदी। तो बूम पीरियड इज जनरली नॉट एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इट्स स्लो डाउन एंड रिजल्ट इन रिसेशन। देखो बूम के बाद आता है रिसेशन, ध्यान रखना। अब रिसेशन और डिप्रेशन में क्या फर्क होता है। देखो रिसेशन होता है कि अभी मंदी आ गई है, मतलब जैसे तेजी आती है ना एकदम से मार्केट में, एकदम से जैसे मार्केट में बहुत तेजी आई, एकदम से बढ़ा, लेकिन जब फिर गिरता है ना, उसे बोलते हैं रिसेशन। लेकिन फिर गिरी जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा, मतलब बढ़ ही नहीं रहा उसके बाद, उस पीरियड को बोलते हैं डिप्रेशन। जब एक अब बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। डिप्रेशन कहते हैं कि जैसे कि ज्यादातर आप मैं आपको सही से बताऊं तो जीडीपी की जब 10% से ज्यादा, 10% या 10% ज्यादा हर साल गिरती जा रही है, तो उसे डिप्रेशन बोला जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा मंदी हो रही है, मंदी कम ही नहीं हो रही है। स्टार्टिंग में मंदी आती है, लेकिन मंदी बन जाती है डिप्रेशन में। डिप्रेशन का मतलब हो गया अब तो बिल्कुल ही डिमांड नहीं है, खत्म हो चुका है बिल्कुल, बहुत ज्यादा आपकी जीडीपी गिर रही है, बहुत ज्यादा, इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, उसे बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। हर साल जब जीडीपी गिरती जा रही है उसे डिप्रेशन बोलेंगे। मंदी आती है कि एकदम से चलो कम हो गया, एकदम से डिमांड कम होगी, उसके बाद देखिए बढ़ सकती है, लेकिन नहीं बढ़ेगी तो डिप्रेशन आ गया। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, सेविंग अब वही चीज है ना, कि अगर ग्रोथ अगर चाहिए तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो ग्रोथ ज्यादा होती है। तो वही चीज है, स्टॉक मार्केट से ही सेविंग इन्वेस्टर की क्या होती है, आपका इन्वेस्टमेंट में आती है। स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं लोग, अपने सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो वही चीज है, सेविंग से
इन्वेस्टमेंट आती है। सेविंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेरियस एसेट, है ना। सेविंग को हम लगा देते हैं बड़े सारे एसेट में, तो जितनी ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज्यादा इकोनॉमी बूम करती है, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगी, पैसा आएगा लोगों के पास। तो ये चीज है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ज्यादा सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। इन्फ्लेशन, अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रखा है तो क्या होगा, डिमांड में फर्क पड़ेगा, है ना। अगर ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो रेट बढ़ जाते हैं, और रेट बढ़ जाएंगे तो रियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी वो। उसकी वजह से देखो स्टॉक मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा, अगर मिड लेवल इन्फ्लेशन का होता है तो स्टॉक मार्केट अच्छी खासी करती है, बट हाई रेट इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट में हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। सपोज करो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, तो लोग चाहेंगे कि भाई जब सामान नहीं खरीद पाएंगे तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करूं, क्योंकि वहां तो खतरा है। तो जब थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होता है ना, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है डिमांड की वजह से। जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड ज्यादा है कि चीज की, मैंने क्या बताया था, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे स्टॉक में भी होता है। लेकिन अगर ज्यादा ही इन्फ्लेशन है तो पैसा खत्म हो जाएगा लोगों के पास, तो इसलिए डिमांड, आपकी डिमांड घट जाएगी। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं भैया, इंटरेस्ट रेट मतलब कि अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो उस पर ब्याज कितनी देनी पड़ रही है। अगर ज्यादा देनी पड़ रही है, ध्यान रखना, तो क्या होगा, आप लोन लोगे नहीं तो पैसा कम आएगा, तो पैसा कम लगाओगे भी स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस गिर जाएंगे। समझ आ रही बात। मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई लिक्विडिटी में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई कि कितना मनी सप्लाई करना है पूरी इकोनॉमी में, इनके हाथ में होता है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो, मनी सप्लाई कितना करना है। अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो गया पूरी इकोनॉमी में तो क्या होगा, लोगों पे पैसा ज्यादा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा पैसा लगाएंगे स्टॉक मार्केट में, तो प्राइस बढ़ जाते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बजट, भैया बजट गवर्नमेंट ने कितना बनाया हुआ है, अगर गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है, मतलब गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है, इनकम कम हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है ना। इन्फ्लेशन आ जाता है क्योंकि भैया खर्चे ज्यादा करी जा रही है और इनकम हो नहीं पा रही, तो इस चक्कर में क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। खर्चे ज्यादा करी जाओगे आप तो आपकी, क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कमा नहीं रहे, तो इस चक्कर में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और सरप्लस बजट से क्या होता है, डिफ्लेशन आता है, यानी कि जितनी ज्यादा आप इनकम कमाओगे उतना ही ज्यादा आपके पास पैसा है, तो आप उतना ही माल ज्यादा बनाओगे और कॉस्ट घट जाएगी तो प्राइसेस घट जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास भैया खर्चे ज्यादा कर रहे हो तो आप प्राइसेस बढ़ाओगे, क्योंकि आपके पास, आप पैसा कमाने सोचोगे ना, डेफिसिट में हो इसीलिए। तो इसलिए अगर एक बैलेंस बजट होता है ना तो वो फेवरेबल होता है स्टॉक मार्केट में, प्राइसेस बढ़ते नहीं है घटते भी नहीं ज्यादा। ठीक है ना, ये चीज होती है। मैंने बताया ना, इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो स्टॉक मार्केट एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ा देते हैं, सही बात है। टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कंट्री में, आपको पता है ना, कंपनी पे ये टैक्स लगता है, मिनिमम ऑल्टरनेटेड टैक्स। कंपनी में इनकम टैक्स नहीं लगता, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता है, जो कि लगभग ज्यादातर 25% के लगभग होता है, आप समझ लो 25 से 30% के लगभग होता है मिनिमम ऑल्टरनेट पर, कंपनी में डायरेक्ट ये लगता है। तो ये अगर कोई कंपनी पे टैक्स आप कम लगा रहे हो, कंसेशन दे रहे हो, तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी, तो प्राइसेस स्टॉक मार्केट में बढ़ जाएगी। लेकिन कंपनी को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो यार कंपनी कहेगी कि भैया अब हम स्टॉक मार्केट में, अब तो भैया प्राइसेस, डिविडेंड कम देते हैं, तो भैया स्टॉक मार्केट प्राइसेस गिर जाएगी। ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसेशन, और इसकी वजह से कि भैया वो टैक्स कितना दे रही है, कम टैक्स दे रही है तो कंपनी की इनकम बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएंगे उसके। ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो इनकम घटेगी, प्राइसेस भी घट जाएगी। मॉनसून क्या चल रहा है भैया, ये भी बहुत एग्रीकल्चर में इफेक्ट पड़ता है ना, हमारा कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री है। अगर बहुत ज्यादा मॉनसून आ गया तो दिक्कत आ जाती है। जैसे शुगर टेक्सटाइल में, वो शुगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। फर्टिलाइजर इंटेंसिव इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। तो ग्रेट मॉनसून विल लीड टू ग्रेट हाई डिमांड। ज्यादा, जितना ज्यादा मॉनसून आता है तो इनकी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, और एकदम से बम्पर क्रॉप ग्रो होती है, तो स्टॉक मार्केट में बायनेसी आ जाती है, स्टॉक मार्केट में एकदम से बढ़िया इफेक्ट पड़ता है।
प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना। लेकिन जब इनकी डिमांड खत्म हो जाती है, मानसून नहीं आता, बैड होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर बेकार हो जाता है, तो इन सारे प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है, तो प्राइसेस गिर जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए आपको जब स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ध्यान से देखो कि मॉनसून आ रहा है तो करो इन्वेस्ट, प्राइसेस बढ़ेंगे। समझ आ रही बात? इसको रियल लाइफ में भी कंपेयर करना। बजट आ रहा है तो देखो बजट कैसा है कंपनी, अगर हमारी इकोनॉमी बजट अच्छा है तो स्टॉक मार्केट में फेवरेबल इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी खासी है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि इंटरनेट फैसिलिटी है, तो स्टॉक मार्केट में बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे ना। कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, पावर सेक्टर, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बढ़िया है, वरना ना करो इन्वेस्ट। ये चीज होती है, समझ आ गई बात? जैसे कि डेमोग्रेटिक फैक्टर कुछ होते हैं, यानी कि एज, पॉपुलेशन, अच्छी खासी पॉपुलेशन है तो भैया डिमांड बढ़ती है, तो स्टॉक मार्केट बढ़िया रहती है ना। हमारे कंट्री में इसलिए स्टॉक मार्केट मतलब बढ़ी रहती है क्योंकि एज हमारी कम है, यंग लोग ज्यादा है यहाँ पर। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, आप फोरकास्ट करो कि स्टॉक मार्केट में एंटिसिपेट करो कि प्राइस कितना बदलेगा। अगर आपको लग रहा है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट में आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो करो इन्वेस्ट, वरना ना करो। इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं बहुत सारे, जैसे ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट, अनइम्प्लॉयमेंट का चल रहा है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमी की हालत क्या चलने वाली है आगे जाके। बहुत सारे टूल्स होते हैं, वहां से आप समझ लो कि इकोनॉमी में क्या हालत है, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करो। ठीक है, देखिए ये चीज होती है। अगला हमारा क्या है, लास्ट हमारा, देखो ध्यान समझना इसका क्या मतलब है। डिफ्यूजन इंडेक्स देखो आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। मेन आपको समझना है, डिफ्यूजन इंडेक्स कैलकुलेट होता है इकोनॉमी में क्या होने वाला है, किस तरफ इकोनॉमी का जाएगी, टर्निंग पॉइंट पहचानने के लिए, किस तरफ इकोनॉमी जाने वाली है ये समझने के लिए होता है। ठीक है, इसको ये कंपोजिट इंडेक्स होता है, एकदम से क्या होने वाला है, तो कॉन्सिडेंटल, लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर, ये पहचानने के लिए नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने ये डेवलप किया था यूएसए में। बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है कैलकुलेट करना कि इरेगुलर मूवमेंट क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज होती है, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। आप देखते समझ जाओगे कि इकोनॉमी में क्या होने वाला है। फॉर्मूला वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई, हमें डिटेल में जाने नहीं है उसके लिए। फॉर्मूला इसका है वैसे, लेकिन फॉर्मूला नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको फिलहाल। ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है, अगला है इकोनोमेट्रिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनोमेट्रिक मॉडल बिल्डिंग क्या होता है, ये भी वही है कि एक मॉडल बिल्डिंग बनाते हैं बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल लेके। ठीक है, उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे हम कि भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, कि यार जैसे मॉनसून और एग्रीकल्चर, ये मॉनसून एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा सीधा इकोनॉमी पे। तो ऐसे दो वेरिएबल ले ले, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। एक होता है इंडिपेंडेंट, कि भाई एग्रीकल्चर और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है। तो दिस इज, दोनों वेरिएबल लेके आप रिलेशनशिप बनवा के इक्वेशन निकालते हो कि हमारे इकोनॉमी में क्या होगा। ये चीजें होती है। ठीक है, कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पहचानना, फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी होती है वही कि कितना खर्चा करना है, खर्चा कैसे करना है, खर्चा और इनकम की पॉलिसी होती है फिस्कल, कैसा खर्चा करे, कहाँ करे, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। और कहाँ से इनकम आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने बड़े हुए हैं, अच्छे खासे बाहर की करेंसी है मेरे पास, तो ज्यादा ट्रेडिंग करूंगा, ज्यादा सेल होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। ग्रोथ कितनी है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की। इकोनॉमी ग्लोबल सिनेरियो क्या होता है ये भी बहुत समझने वाला है। अगर ग्लोबल सिनेरियो में मंदी है, जैसे सपोज करो यूएसए के स्टॉक मार्केट में मंदी है, तो हमारे यहाँ मंदी आ जाएगी। और इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, यानी कि गवर्नमेंट स्टेबल है तो बढ़िया है, नहीं है तो भैया दिक्कत आ सकती है, इकोनॉमी एकदम से स्टॉक मार्केट में उछाल आ जाएगा, गिरा भी सकता है। तो ये थे सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक के। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा, और अब मैं चाहता हूँ कि इसको आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट में, तब आपको बहुत ही बेहतर और समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।